आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 50। इस उपन्यास का पिछला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। तुम जो रास्ता बताओ हमें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अब अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूं, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहां वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। मेरे जन्म जन्मांतर के शांत की सौगंध है, तुम अब इस तरह से न करना। बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सारी बातें स्वीकार है, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी, नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए खींच लाओगी उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन हैं, लेकिन खैर। अच्छा यह बताओ, तुम दिल्ली कब आओगी? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊंगा, गर्मियों में यहीं रहूंगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहांपुर आऊंगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली को अपने हाथों पे रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा। वह नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेले और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। फिर उसने वही वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतर्वासक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूंगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़ी मधुर स्वर में गोप का गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह झट जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ की डोरी गुथ गई थी। उसके घुटनों पर रह रहकर श्रद्धा स्नाता सुधा के भीगे केसों की मोती चू पड़ते थे। कृष्काय उदास और पवित्र सुधा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धावंत बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को, यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई। उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा न कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस युग नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली। अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मस्कुस सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद होती है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है, सुधा बोली। फिर सुधा हांफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई, फिर पड़ रही।
उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में, मशीन चलाना नुकसान कर गया, सुधा ने बहुत छीड़ स्वर में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में भी दिखाया आई। इस रोग का भला क्या इलाज? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सकने लगी। सुधा चुपचाप कराहती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि कुछ खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने से पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कांपियां जांचता रहा। शाम को कामनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गीसू ने खबर दे दी थी आई और सुधा तथा कैलाश को घेरे रही। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपने छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लान पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा के तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और फिर वह कल चली जाएगी, चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुधा सुबह से ही जैसे गुस्सी गई थी। कल तक उसमें जो उल्लास वापस आ गया था वह जैसे कैलाश की छां ने ही ग्रस लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर ने कैलाश को ले गया और अपने मित्रों प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद कैलाश को जाना था, अतः वह ज्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ नहीं खाने बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जाया जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार निभाया है तो यह बता दो कि तुम बड़ी हो या छोटी? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई थी। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम को पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि जैसे उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंभे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाए तुम्हें? चंदर से संभलेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजन सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रो ना बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे तो 2-3 महीना आई के रह जाओ तो हर सास छोड़िए कि नहीं। सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपये का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर जा बैठी। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई थी। 2nd क्लास में चंदर ने उन लोगों का बिस्तर लगवा दिया था, सीट रिजर्व करवा दी थी। गाड़ी छूटने में भी घंटा भर देर थी। सुधा के आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी।
चंदर से जब नहीं देखा गया तो उठकर प्लेटफार्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा था। तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूंगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तुम बहुत बड़ी बात करोगी। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो उसे वर मिलने से रहा। और ये कह रही थी वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके ये मतलब नहीं कि मैं शादी कर लूं। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंदर ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई है। वह इन्हें जाने थोड़े ही देती थी। और तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से इसका जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसलिए चली जाए कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरिड। हाँ, अच्छा। हाँ, यही तो बात है। पहला मौका है। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।